Assalamualaikum to all of you dear viewers. कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर वेल एंड गुड। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और इसी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो आज हम मेरे बच्चे उन्हीं लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था अबाउट द कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके मतलब कि कुछ बच्चों को जो है वो कंफ्यूजिंग जो चीज़ें थी तो वो मैं दूर करना चाहूँगा इस लेक्चर के अंदर। तो कुछ न्यू टॉपिक नहीं है हमारे पास, उनके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ डायरेक्ट भी चीज़ों को ध्यान में रखना कोशिश करेंगे और कुछ हम लास्ट में आपको होमवर्क भी दे देंगे कि आप उनको सॉल्व करें और देखें कि आप उनको किस तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मेरे बच्चे, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो लेक्चर है वो इन एक्चुअली कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर ही है। तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि भाई वी आर डीलिंग विद द कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जी मेरे बच्चे, हमने कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर ही बहस करना है। और कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो हमने फार्मूला पीछे क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस फार्मूला को लेकर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहेंगे ताकि आपको कुछ पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए इन इक्वेशंस के साथ रिलेटेड। मेरे बच्चे, कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो हम रिजल्टेंट फाइंड करते थे उसके दो हमने फार्मूलाज पढ़े थे। एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई ये फार्मूला हम कम यूज़ करते हैं जब एंगल किसके बीच में बने मेरे बच्चे, ए और बी के बीच में। और वेक्टर की एंगल कैसे मेजर की जाती है या उसकी क्या टेक्निक है, ये भी एक अलग टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर के अंदर हम उन चीज़ों को भी बहस में लेके आएँ। तो ये हमने एक फार्मूला के अंदर प्लस की कंडीशन यूज़ की थी, एक के अंदर माइनस की कंडीशन यूज़ की थी। प्लस का फार्मूला कब लगता है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हो। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना। तो ए और बी के दरमियान में जो एंगल होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम थीटा वाली कंडीशंस कहेंगे। तो वहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, प्लस कॉस थीटा। लेकिन जो माइनस कॉस थीटा है वो ये एंगल होती है जो रिजल्टेंट के सामने बने, अपोजिट टू द रिजल्टेंट। ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बहस कर चुका हूँ इस बात के ऊपर कि माइनस का फार्मूला कब लगता है और प्लस का फार्मूला कब लगता है। तो माइनस का आइडिया या प्लस का आइडिया आप उन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि नेगेटिव कब यूज़ किया जाए या पॉजिटिव कब क्यों यूज़ किया जाए। लेकिन राइट नाउ तो हमने इसी फार्मूला के अंदर डिस्कस करना है। वेक्टर्स के बीच में एंगल्स को चेंज करते जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या उनके रिजल्टेंट मिल सकते हैं। जी मेरे बच्चे, तो भाई सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन निकाला कि भाई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल। हमारे पास दो वेक्टर्स क्या होने चाहिए मेरे बच्चे, पैरेलल होने चाहिए। और वो दो वेक्टर्स कौन से हैं, मैं लिख लेता हूँ, इफ़ टू वेक्टर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, दो वेक्टर्स 4 न्यूटन और 4 न्यूटन हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, पैरेलल हैं। तो सवाल पूछा गया कि व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या मिल सकता है, व्हाट वुड बी इट्स रिजल्टेंट। जी मेरे बच्चे, इस कंडीशन के ऊपर हम क्या निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। और जो गिवन क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर देखेंगे कि हम उसका रिजल्टेंट किस तरीके के साथ निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि जो 3 न्यूटन है ये ए के बराबर है, जो 4 न्यूटन है ये बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि ए कितने के बराबर है, 3 न्यूटन के, और बी किसके बराबर है, 4 न्यूटन के। उसके बाद मैंने क्या कहा कि वो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। मेरे बच्चे अगर पैरेलल हैं तो एंगल कितनी ऑब्टेंड होती है, 0 डिग्री। प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो एंगल कितनी सबटेंड होती है, 0 डिग्री की सबटेंड होती है। और पैरेलल का मतलब क्या होता है कि सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो चलें अब हम रिजल्टेंट का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा। जी मेरे बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, जी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3, उस 3 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे, 4, उस 4 का स्क्वायर, प्लस 2, ए की जगह पर 3, बी की जगह पर 4 इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री। जी मेरे बच्चे, जो कॉस ऑफ 0 डिग्री है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1 के। तो फार्मूला क्या बना, रेडिकल ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 16। अच्छा, 2 टाइम 3 इज 6, 6 टाइम 4 इज 24, तो प्लस 24 और कॉस 0 किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे
2 टाइम 3 6, 6 टाइम 2 6 टाइम 4 इज 24। हाँ 6 टाइम 4 इज 24। जी मेरे बच्चे 9 16 प्लस 24 इंटू 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम निकालेंगे इनका रिजल्टेंट। चलें आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आर इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 किया जाए तो कितना जवाब आएगा 25 प्लस, और 24 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ तो आंसर क्या मिलेगा 24। 25 प्लस 24 का आंसर क्या आएगा 49, और 49 का अंडर रूट हमें क्या मिलेगा 7। अच्छा रिजल्टेंट का यूनिट हमने न्यूटन निकाला क्योंकि हमने दोनों वेक्टर्स भी न्यूटन्स में लिए थे। जी मेरे बच्चे अगर आप यहाँ पर टेक्निक देखें तो टेक्निक ये है कि भाई एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, और वेक्टर आपस में क्या है पैरेलल है। जब पैरेलल है तो एंगल कितनी बनती है मेरे बच्चे 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट हमें कितना मिला 7 न्यूटन मिल गया। ये ऐसा नहीं है कि दोनों की एडिशन है, 3 और 4 आपस में कितने होंगे 9 होंगे, नहीं होंगे, कितने होंगे 7 होने वाले हैं मेरे भाई। तो 3 और 4 तो आपस में 7 होंगे, यानी कि जब भी पैरेलल की कंडीशन कहे, जब भी सर पैरेलल की कंडीशन कहे मतलब दोनों को आपस में क्या कर देना है जमा कर देना है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनका रिजल्टेंट अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे मेरे बच्चे, दोनों को सम अप करके, दोनों को ऐड करके। अच्छा एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना, जब वो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं जिसका 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 सम अप हमें 7 न्यूटन मिला था, हम क्या कहते हैं कि भाई इनका रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है मैक्सिमम। ये मेरी बात याद रखिएगा, रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, यानी कि अगर मैं कोई भी दूसरी एंगल निकालूं ना, कोई भी दूसरी एंगल पर अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट 7 न्यूटन से आगे नहीं होगा, 7 न्यूटन से बड़ा नहीं होगा। 7 न्यूटन से क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि इसी कंडीशन के ऊपर ही वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। मैक्सिमम का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिलता है ना, आंसर मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर एडिशन, वो कौन सी एंगल पर मिलता है पैरेलल वाले केस के अंदर, यानी कि वेक्टर्स के बीच में कौन सी एंगल आनी चाहिए, कौन सी एंगल आनी चाहिए, रिपीट करते जाएं 0 डिग्री की एंगल होगी। तो अगर 0 डिग्री की एंगल होगी, वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा उसका मैक्सिमम बन जाएगा मेरे बच्चे। तो याद रखिएगा वेक्टर्स का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम हो सकता है, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों। काइंडली रिमेंबर दिस वन। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली नोट डाउन कर सकता हूँ एक ही पॉइंट के अंदर कि आर आपको मैक्स शो करेगा, और वो कब शो करेगा जब दो वेक्टर्स को आपस में आप क्या करें कंबाइन कर दें। कंबाइन मतलब दोनों को सम अप कर दें, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा मेरे बच्चे मैक्सिमम मिलेगा। आई होप कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया और आपको ये आइडिया भी समझ आ गया। तो अगर 0 डिग्री की कहीं पर भी आपको एंगल दे ना, 0 डिग्री की दो वेक्टर्स की कोई भी मैग्नीट्यूड दे दे, जैसे मैं सवाल पूछता जाऊँ आप रिपीट करते जाएं, 3 और 5, अगर एंगल 0 हो तो कितना रिजल्ट मिलेगा 3 और 5 यानी कि 8। उसके बाद 8 और 4, अगर पैरेलल हैं तो कितना रिजल्ट मिलने वाला है 8 और 4 का 12। अगर मैं आपको कहूँ 10 और 10, इन दोनों का अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है 10 और 10 का 20 हो जाएगा। 2 and 2, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट क्या हमें मिलेगा 2 + 2 becomes 4। तो याद रखिएगा कि भाई जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों उनका रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा आता है, जो सिंपल उनकी एडिशन है, और उनके बीच में एंगल कितनी बनती है 0 डिग्री की एंगल बनती है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया समझ आ गया, जब हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। आप इनको जल्दी से नोट कर लें, मैं इसको एरेज करूंगा एंड देन आई विल मूव टू इट्स सेकेंड कंडीशन। जी मेरे बच्चे, तो हम सेकंड केस के साथ रिलेट अब डिस्कस कर रहे हैं कि सर अगर दो वेक्टर्स हों, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन और 2 न्यूटन है, और दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है एंटी पैरेलल हैं। क्या है एंटी पैरेलल वो भी बता रहा हूं, तो उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, हमें कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल करना है। मेरे बच्चे पहले वाले केस के अंदर हमने इस्तेमाल किया था कि अगर पैरेलल हो, और पैरेलल का क्या मतलब है कि बोथ हैविंग द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या बन गए एंटी पैरेलल बन गए, तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, है ना। एक वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन किसकी तरफ बनाएंगे नीचे की तरफ। एक वेक्टर अगर इसकी तरफ है तो दूसरे का डायरेक्शन हम ऐसे बना देंगे, ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना पड़ा है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे,
तो एंटी पैरेलल का मतलब ये है। चले मैं इस 2 को भी ए कर देता हूँ, इस 2 को बी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेटा लिख लेता हूँ कि ए 2 न्यूटन के बराबर है और जो बी है वो भी कितने न्यूटन के बराबर है, 2 न्यूटन के। अच्छा, उसके बाद वेक्टर्स क्या है मेरे बच्चे, एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि वेक्टर के बीच में एंगल कितनी बन रही है, 180 डिग्री। जी, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो फार्मूला क्या है, रिपीट करते जाएं, रिजल्टेंट ढूंढने का, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा रेडिकल ऑफ ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 और बी की जगह पर भी हम क्या लिखेंगे 2। तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, इस 2 का भी स्क्वायर करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों 2 2 2 आया, क्योंकि 2 ये यहाँ पर इकट्ठा, ए की जगह पर 2 दे दिया, बी की जगह पर भी हमने 2 लिख लिया। उसके बाद कॉस और थीटा की मैं एंगल कितनी लूँ, कॉस ऑफ 180 डिग्री। जी मेरे बच्चे, रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, इस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8। यस, कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पर मैं -1 लिख लूँगा। ये जो मैंने कॉस ऑफ 180 का आइडिया दिया, क्योंकि वो -1 के बराबर है, तो इस कॉस ऑफ 180 की जगह पर -1 लिखेंगे। 2 टाइम 2 इज 4 और वही 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अच्छा, 4 और 4 को जमा किया जाए तो क्या मिलेगा 8 प्लस, अच्छा प्लस नहीं बल्कि इस प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। बाकी 8 को 1 के साथ ज़रब दिया जाए तो क्या जवाब आएगा, 8 आएगा। मेरे बच्चे अगर 8 माइनस 8 किया जाए तो क्या जवाब बनेगा, 0, और 0 का अंडर रूट भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि अगर हमें एंटी पैरेलल केस है, अगर एंटी पैरेलल केस है, दो वेक्टर्स हैं, ए का मैग्नीट्यूड भी 2 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 2 है, अगर एंटी पैरेलल हैं तो एंगल कितनी बनती है 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट हमें क्या मिला, रिजल्टेंट हमें क्या मिला, रिपीट करते जाएं, रिजल्टेंट हमें मिला 0 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब तो सब्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब एक 2 है दूसरा भी 2 है, दो को अगर 2 से सब्ट्रैक्ट किया जाए, है ना, काट दिया जाए तो क्या बचेगा आपके पास, 0 ही बचेगा। हाँ, मतलब ये तो सब्ट्रैक्शन ही हुई ना। तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे अगर हमें यहाँ पर रिजल्टेंट चाहिए ना तो वो a माइनस बी था और तो कुछ भी नहीं था। a माइनस बी जब 180 की एंगल बनती है, आइडिया दे दिया मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाए, आपको इनके आंसर्स मिल रहे हैं। तो 2 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट दे देंगे, माइनस दे देंगे, तो जवाब हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एंटी पैरेलल केस के अंदर वेक्टर्स हमेशा क्या होते हैं मेरे बच्चे, सब्ट्रैक्टिव होते हैं, है ना। अब जैसे मैंने वहां पर 0 डिग्री में मैक्सिमम रिजल्टेंट बताया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर मिनिमम रिजल्टेंट विल बी ऑब्टेन्ड। यस, इसका जो रिजल्टेंट हमें मिलता है ना मेरे बच्चे, वो क्या मिलता है, वो मिनिमम मिलता है। मिनिमम रिजल्टेंट विल बी ऑब्टेन्ड, हमें यहाँ जो रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है, मिनिमम। मिनिमम का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, कम से कम। यस, याद रखिएगा 180 डिग्री की वाहिद एंगल होती है जहाँ पर रिजल्टेंट कम से कम मिलता है, और 0 डिग्री की वो एंगल होती है जहाँ पर रिजल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। तो रिजल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो 0 डिग्री की एंगल मतलब पैरेलल, और रिजल्टेंट अगर कम से कम चाहिए तो एंटी पैरेलल, यानी कि 180 डिग्री हमारे पास 180 की डिग्री बन गई। तो सिंपली मैंने जो ऊपर फार्मूला लिखा था उसको मैं ऐसे लिखूँ तो बेहतर होगा कि आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि अगर वेक्टर को आपस में माइनस किया जाए ना तो उससे कम उसका रिजल्टेंट नहीं बन सकता, है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि 4 और 3 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दो वेक्टर्स हैं, ये आपस में एंटी पैरेलल हैं, बताएं कि इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा। तो एंटी पैरेलल में माइनस करना था, 4 में से 3 को माइनस किया जाएगा तो क्या जवाब आएगा, 1 न्यूटन। अब ये मेरी बात याद रखिएगा कि रिजल्टेंट इस 1 न्यूटन से कम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 0 आया था ना, तो 0 से कम नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें। इन्हीं सेम वेक्टर्स के साथ अगर हम कोई भी एंगल ले लें ना तो वो 0 से कम नहीं होने वाला। वर्बली समझाया कि जैसे वो 1 से कम नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनका रिजल्टेंट 1 से कम नहीं होगा। यानी कि इफ़ यू वांना डिटरमाइन द मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ऑलवेज व्हाट यू गॉट a माइनस बी, हमेशा आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा, कभी भी इससे कम नहीं मिल सकता। तो मिनिमम रिजल्टेंट वेक्टर्स का क्या होता है मेरे बच्चे, a माइनस बी होता है।
तो कोई भी नाम हो तो आपको उनका आइडिया मिल जाएगा हमारे पास। तो ये सेकंड केस था जिस पर हमने किसको डिस्कस किया मेरे बच्चे, एंटी पैरेलल की कंडीशन को डिस्कस किया। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, मैं इसको इरेज करूंगा एंड देन वी विल जंप इनटू द नेक्स्ट पोर्शंस की तरफ जंप हम करते जाएंगे। जी मेरे बच्चे, तो थर्ड केस की तरफ चलते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। वेक्टर्स के साथ रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने गिवन है। कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, एक 3 न्यूटन का है, एक 4 न्यूटन का है, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। पहले वाले आइडिया में पैरेलल पढ़ा, दूसरे वाले में एंटी पैरेलल पढ़ा, और अब क्या डिस्कस करने वाले हैं, परपेंडिकुलर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें इनके नाम हम रख लेते हैं कि जो ए है वो क्या है मेरे बच्चे, 3 न्यूटन, और जो बी है वो क्या है, 4 न्यूटन। दोनों आपस में क्या है मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में कितनी एंगल बनती है, 90 डिग्री। तो चले हम अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, चलें ये लकीर थोड़ी सी मुझे गलत हो गई, लेकिन मैं इसको सीधा बन के दिखाता हूँ। चलें, तो फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। रिपीट करते जाएं मेरे साथ, वरना ऐसे जहन में नहीं बैठेगा भाई। ए की जगह पर क्या रखेंगे, 3, उस 3 का स्क्वायर। बी की जगह पर क्या रखेंगे, 4, उन 4 का स्क्वायर। प्लस 2, ए की जगह पर क्या रखेंगे, 3, और बी की जगह पर क्या रखेंगे, 4, इंटू कॉस ऑफ थीटा यानी कि कॉस ऑफ 90 डिग्री। जी मेरे बच्चे, यू आर फैमिलियर के जो कॉस ऑफ 90 है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है ना। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या बना, रिजल्टेंट का फार्मूला बना रेडिकल ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। होगा नहीं होगा, होगा ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, 3 टाइम्स 3 इज 9। और 4 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 टाइम 4 इज 16 भाई, 16। चलें, 2 टाइम 3 कितना हो जाएगा, 2 टाइम 3 हुआ 6। 6 को 4 के साथ किया जाए तो कितना बन जाएगा, 24। और cos 90 किसके बराबर है मेरे बच्चे, 0 के। 0 को इसके साथ अगर आप ज़रब दे देंगे तो क्या जवाब बन जाएगा, 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लीकेशन से तो टर्म 0 हो जाते हैं। उसके बाद रिजल्टेंट का फार्मूला क्या बना, रेडिकल ऑफ, देखते जाएं, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16, दोनों को ऐड किया जाए तो कितना बन जाएगा, 25। और 0 को 24 के साथ ज़रब किया जाए तो क्या बनेगा, 0। तो रिजल्टेंट बन गया 25 प्लस 0। अगर 25 को 0 के साथ जमा किया जाए तो 25 आएगा, और 25 का रेडिकल क्या मिलता है हमें, 5 न्यूटन जाके मिलेगा, क्योंकि ए और बी का यूनिट भी न्यूटन था। जी मेरे बच्चे, तो भाई जब हम परपेंडिकुलर केस इस्तेमाल करते हैं तो जो वेक्टर्स हमें गिवन हो, यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि वेक्टर्स क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। दूसरा कि आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है उनके बीच में एंगल कितनी बनेगी, 90 डिग्री। तो व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट, ये बन गया हमारे पास रिजल्टेंट। वैसे अगर डायरेक्ट शॉर्टकट याद करें इसका टेक्निक ये है मेरे बच्चे कि देखिए एंगल तो फिर भी 90 बनेगी ना, तो 90 यहाँ पर cos 90 रखेंगे, तो cos 90 किसके बराबर होती है, 0 के। 0 को इसके साथ ज़रब देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना, तो मतलब नेक्स्ट वाले टर्म का तो कोई काम है नहीं, तो बाकी जो पहले दो फोर्सेस बचे उनका काम है। तो याद रखिएगा इनके रिजल्टेंट का शॉर्ट क्या है, शॉर्टकट ये है रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये इनका शॉर्टकट है, क्योंकि वो बाकी जो तीसरा फैक्टर है वो तो खत्म हो गया ना। cos 90 रखेंगे और cos 90 0 के बराबर है, 0 को इसके साथ ज़रब किया जाए चाहे ये कुछ भी हो तो उसका जवाब हमें क्या मिलेगा, 0 के बराबर ही मिलेगा। तो बाकी जो टर्म बचा ना वो टर्म हमारे पास ये बचा, और ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। वो जो मैक्सिमम था ना कौन सी एंगल वाला, 0 डिग्री वाली एंगल वाला, और मिनिमम कहाँ पर था, 180 डिग्री पर। और ये जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों के बीच में होगा। यस, मैंने पहले ही बताया था कि रिजल्टेंट का आंसर मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकता और मिनिमम से कम नहीं हो सकता। ऑलवेज लाई बिटवीन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हमेशा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान में लाई करेगा। तो मेरे बच्चे आई होप कि आपको ये आइडिया समझ आ गया परपेंडिकुलर का। आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं परपेंडिकुलर के केस में। जैसे मिसाल के तौर पर अभी यहीं पर ही मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता हूँ, 6 न्यूटन और बी का आंसर, बी का है 8 न्यूटन। एंगल कितनी बची है मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। बताएं कि उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा। शॉर्टकट इस्तेमाल करके आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। जी जल्दी से करने की कोशिश करें इसको, जल्दी से बी क्विक। अगर ए 6 न्यूटन है, बी 8 न्यूटन है, एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट क्या है, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दें, हो गया ना शॉर्टकट से। इतना 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 डिफिकल्ट नहीं है भाई। रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह पर 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर, बी की जगह पर 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर, है ना।
6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का होगा 64, 36 और 64 जमा किए जाएं तो 100, और 100 का रेडिकल हमें क्या मिलेगा 10 न्यूटन। यस 10 न्यूटन हमें इसका रिजल्टेंट मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनको प्रैक्टिस आउट करेंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा, और जितनी 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 ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल गॉट मोर एंड मोर आइडियाज़ ना, इनके साथ रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से आइडियाज़ मिलते जाएंगे। तो खैर मेरे बच्चे ये 3 केसेस थे, बदले में एक न्यूमेरिकल भी MCQs के ऊपर भी आएंगे, और मज़ीद इनके और भी केसेस हम बहस में लेके आएंगे। आप इनको जल्दी से नोट करें, मैं इसको इरेज करूँगा, दोबारा फिर हम इसके नेक्स्ट जो है वो केस के ऊपर हम आएंगे या पॉइंट के ऊपर आएंगे। जी मेरे बच्चे, तो ये हमारा नेक्स्ट एक केस समझ लें, MCQ समझ लें, जो भी आपको आइडिया समझ आए ये आपके सामने बना पड़ा है। ठीक है मेरे बच्चे, ये कहता है कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मतलब आपस में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और दोनों जो एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ वो कितनी बना रहे हैं 120 की। ठीक है, पूछ रहा है कि बिटवीन देम द रिजल्टेंट विल बी, और उनके दरमियान में जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। हम इसके डायरेक्शन पर भी आएंगे और इसके डायग्राम के ऊपर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें रिजल्टेंट मिल जाए। जैसे मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता कि उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन ये पता है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। कॉपी पर इसको नोट डाउन करते जाइएगा, काइंडली देखिए मैं कैसे करता हूँ। चलें मैं दो वेक्टर्स बना देता हूँ। वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 2 न्यूटन। करेक्ट है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन। जी मेरे बच्चे, एंगल कितनी बन रही है, एंगल बन रही है 120। अच्छा इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप 3-3 ले लें, आप 4-4 ले लें, आप 5-5 ले लें, इससे कोई मसला नहीं है इसका, एक एक ले लें, हैविंग अ नो इशू, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिजल्टेंट। तो चलें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड कॉस ऑफ थीटा। तो आर किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, रेडिकल ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह पर 2 रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 2 रख के उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2a की जगह पर भी 2 रखेंगे और b की जगह पर भी 2, और एंगल कितनी हमें मिली हुई है कॉस 120 डिग्री। जी मेरे बच्चे, कॉस ऑफ 120 डिग्री पता है किसके बराबर होता है, -0.5 या -1/2। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, तो -0.5 कह दें या -1/2 कह दें। तो चलें देखें रिजल्टेंट क्या आएगा मेरे बच्चे, रिजल्टेंट आएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 टाइम 2 इज 4 एंड 4 टाइम 2 इज 8, है ना। उसके बाद cos 120 किसके बराबर है, -0.5 के। जी मेरे बच्चे, इसी को ही हम आगे करने की कोशिश करते हैं कि रिजल्टेंट हमें मिलेगा किसके, अंडर रूट ऑफ 4 और 4 को जमा किया जाए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, ये कितना हो जाएगा -8 को ज़रब दी जाए 0.5 से, मतलब 8 का आधा, और 8 का आधा कितना होता है 2, नहीं सर 2 कहाँ होता है, ये तो 4 होता है। तो 8 में से 4 हम माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा 8 में से 4 को अगर माइनस किया जाए तो कितना जवाब आएगा 4 आएगा, और 4 का अंडर रूट हमें क्या मिलेगा 2 न्यूटन। जी मेरे बच्चे, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और मैंने कितना लिया दोनों को 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो हमें रिजल्टेंट भी क्या मिला मेरे बच्चे 2 न्यूटन। अगर एंगल कितनी बन रही थी 120। एक अजीब इत्तेफाक है, मतलब कि एक ऐसी एंगल है 120 जिस पर रिजल्टेंट इंडिविजुअल वेक्टर्स के बराबर है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर होने चाहिए, डिफरेंट होंगे तो नहीं है ऐसा। ठीक है, डिफरेंट वाले पंगे में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और 120 दर्जे की एंगल बना रहे हैं, तो रिमेंबर दिस वन कि रिजल्टेंट का जवाब भी वही आने वाला है, रिजल्टेंट का जवाब भी वही आने वाला है। मैं इसको चले ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको मेरे बच्चे। ये वेक्टर ए था, अब इसके साथ वेक्टर बी बनाना है, लेकिन 120 की एंगल, कितने की एंगल, कितने की एंगल 120 की। अब सवाल ये है कि 120 की एंगल बनाएं कैसे। अबे भाई मैंने पीछे समझाया था कि एंगल बनती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल किससे बनती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉक के अपोजिट, क्लॉक के अपोजिट। भाई इजी है ना, ये देखें क्लॉक ऐसे घूमता है ना,
तो क्लॉक का उलट तो ये हुआ ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एंगल्स तो यहाँ से नापी जाती है, तो 120 का केस ऐसे बन सकता है, मतलब ये वाली जो एंगल होगी ये 120 बनेगी। वैसे भी आप देखें मेरे बच्चे, अगर ये वेक्टर में उस तरफ गिरा देता, इस तरफ गिरा देता ऐसे, तो ये छोटी सी एंगल 120 बन सकती थी, आपको क्या लगता है? नहीं बन सकती थी ना। तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में होना उसका लाजमी है। क्वाड्रेंट का आइडिया दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो पता चल जाएगा। तो 120 की ऑब्वियसली इस साइड गिरनी चाहिए, क्योंकि एंगल बढ़नी चाहिए। अच्छा चलें, ये तो ए और बी के दरमियान में 120 की एंगल बन गई। लेकिन अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ये वाला रिजल्टेंट मैंने हेड टू टेल रूल में आपको बताया था कि रिजल्टेंट टेल टू टेल और हेड टू हेड के साथ ज्वाइन होता है। तो ए और बी के दरमियान में कितनी एंगल बनी? 120। ए और बी के दरमियान में कितनी एंगल बनी? 120। तो रिजल्टेंट भी उतना बना जितना ए और बी का मैग्नीट्यूड है। तो ये जो आपको सामने ट्राइंगल नजर आ रहा है ना, हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल है? ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों साइड्स आपस में बराबर है ना। ए किसके बराबर है मेरे बच्चे? बी के बराबर है। और बी किसके बराबर है? आर के बराबर है। अक्सर करके एमसीक्यूज पूछा जाता है डिफरेंट टेस्ट के अंदर कि कौन सी एंगल पर वेक्टर रिजल्टेंट के बराबर है या रिजल्टेंट इंडिविजुअल वेक्टर्स के बराबर है। और वो कितनी एंगल होती है मेरे बच्चे? वो होती है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यस, तो वेक्टर्स के बीच में अगर दो वेक्टर्स के बीच में आप 120 दर्जे की एंगल बना दें, अगर आप एक 120 दर्जे की एंगल आप बना दें मेरे बच्चे, तो याद रखिएगा रिजल्टेंट का भी आंसर वही आएगा जो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का आंसर है। तो R इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो अगर 120 की डिग्री होगी, एंगल होगी, तो हम इस तरीके के साथ इनका आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे आप इसको जल्दी से नोट कर लें। आई हैव टू इरेज दिस वन, और एक अच्छा सा MCQs हम कर लेते हैं, जो भी मैंने 3 से 4 केसेस पढ़ाए, ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाएगा कि इन 3-4 केसेस को कैसे आपस में कंपेयर किया जाए। जी मेरे बच्चे, तो जितने मैंने केसेस आपको समझाए उसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये एक MCQs हल होगा, है ना। MCQ को देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्टेंट ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। इन चार ऑप्शन में से एक वाहिद ऑप्शन है जो 3 और 4 न्यूटन का रिजल्टेंट बन सकता है। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज आई विल गो थ्रू दिस क्वेश्चन। जी मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा हो सकता है। मैंने आपको पीछे आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का फार्मूला बताया था, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का, है ना। यानी कि कम से कम रिजल्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्टेंट। कम से कम कब बन सकता है? जब दोनों को ऐड किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कब बन सकता है? जब दोनों को जमा किया जाए। और कम से कम कब बन सकता है? जब दोनों को काटा जाए, यानी कि माइनस किया जाए। चलें, तो सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम कितना है? 3 और 4 आपस में ऐड किए जाएं तो कितना आ जाएगा? 7 न्यूटन। यानी कि इसका रिजल्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा 7 न्यूटन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इससे ज़्यादा वाले जो भी ऑप्शन है वो ख़त्म कर दें। 9 ख़त्म हो गया, 10 भी ख़त्म हो गया। यस, बाकी 2 ऑप्शन बचे, या तो 5 बनेगा या तो 0 न्यूटन बनेगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम तो 7 न्यूटन था ना। 7 न्यूटन से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उनके बीच में ही होगा। चलें, फिर आर मिनिमम कितना होता है? A माइनस बी। यानी कि अगर मैं 4 में से 3 माइनस कर दूं, 4 में से 3 माइनस किया जाए तो कितना जवाब आएगा मेरे बच्चे? इसका जवाब आएगा 1 न्यूटन। यानी कि इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। मिनिमम कहने का मतलब ये है, तो इससे 1 न्यूटन से कम तो है ना एक वैल्यू, वो कौन सी है? 0 न्यूटन। तो यस, बाकी एक ही आंसर आपके पास बचा, वो कौन सा बचा? 5 न्यूटन। जी मेरे बच्चे, पॉसिबल आंसर यही है इसका। कितनी एंगल पर बन रहा है ये सवाल नहीं था, लेकिन ये बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि भाई ये आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में है। तो याद रखिएगा कि वेक्टर की एडिशन में से जो रिजल्टेंट हमें मिलते हैं ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में मिलते हैं। ना मैक्सिमम से ज़्यादा हो सकते हैं, ना मिनिमम से
कम हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया कि इन एमसीक्यूज़ को किस तरीके के साथ सॉल्व किया जाए। एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर पैरेलल की कंडीशन में क्या हो, एंटी पैरेलल में एंगल क्या बनती है, पैरेलल में क्या बनती है, परपेंडिकुलर में क्या बनती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या कंडीशन है। अच्छा, जो परपेंडिकुलर था वहाँ पर जो ट्रायंगल बनता है उसका नाम राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जहन में रखनी है रिगार्डिंग दीज केसेस। तो मेरे बच्चे, जो हमने कोसाइन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, इसी को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एंगल्स की बुनियाद पर कि वेक्टर्स की एंगल्स कैसे नापी जाए। अगर वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में है तो कैसे पता चले, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसे पता चले, थर्ड फोर्थ में है तो कैसे मालूम करें। तब तक के लिए मेरे बच्चे अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।